नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की चीजें जैसी चलती हैं वैसी क्यों चलती हैं? असल में गति को लेकर हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी के साथ जीते हैं। आज का ये सफर हमें पुराने जमाने के सहज ज्ञान से लेकर आज की मॉडर्न फिजिक्स की नींव तक ले जाएगा। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम 6 पड़ाव पार करेंगे। हम अरस्तु की उस धारणा से शुरू करेंगे जो सुनने में तो सही लगती है पर है गलत। फिर देखेंगे कि कैसे गैलीलियो ने जड़त्व के छुपे हुए राज को खोला। इसके बाद हम न्यूटन के 3 मशहूर नियमों को समझेंगे और आखिर में उस नतीजे पर पहुंचेंगे जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, यानी संवेग संरक्षण का नियम। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अरस्तु से। हमारे रोज के अनुभव हमें गति यानी मोशन के बारे में एक बहुत ही सीधी साधी और स्पष्ट लगने वाली कहानी बताते हैं। जरा सोचिए, हम एक गेंद को किक मारते हैं, वो कुछ दूर लुढ़कती है और फिर अपने आप रुक जाती है। हम किसी खिलौना गाड़ी को धागे से खींचते हैं और जैसे ही धागा छोड़ते हैं वो भी रुक जाती है। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? और मजेदार बात यह है कि हमारा ये रोज का अनुभव महान दार्शनिक अरस्तु के सिद्धांत से हूबहू मेल खाता है। हमें यही लगता है कि किसी भी चीज को चलाने के लिए और उसे चलाते रहने के लिए लगातार एक फोर्स यानी बल लगाना जरूरी है, और जैसे ही हम वो बल हटाते हैं गति भी रुक जाती है। लगता तो ये बिल्कुल लॉजिकल है ना? पर असल में यही वो सबसे बड़ी भ्रांति है जिसे सुलझाने में विज्ञान को सदियां लग गई। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है गैलीलियो के साथ। उन्होंने इस पहेली को एक नई नजर से देखा। उन्होंने उस छिपे हुए विलन को ढूंढ निकाला जिसे अरस्तु देख नहीं पाए थे। क्या हो अगर हमारा ये कॉमन सेंस, जिसे अरस्तु जैसे महान विचारक ने भी सही माना, असल में पूरी तरह गलत हो? और सच तो यही है, ये जो हमें कॉमन सेंस लगता है, ये नजरिया पूरी तरह से अधूरा और गलत है। हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे रही हैं क्योंकि हम एक अदृश्य दुश्मन को देखने से चूक रहे हैं, और वो है घर्षण यानी फ्रिक्शन। एक ऐसा बल जो हर जगह है, हमेशा गति का विरोध करता है और जिसे अरस्तु के समय में ठीक से समझा ही नहीं गया था। तो सोचिए, जब हम किसी मेज को एक जैसी स्पीड से धकेल रहे होते हैं तो हम उसे गति देने के लिए बल नहीं लगा रहे होते। असल में हम जमीन से लगने वाले घर्षण बल का मुकाबला करने के लिए बल लगा रहे होते हैं। हमारा बल और घर्षण बल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे कुल या नेट फोर्स 0 हो जाता है और मेज अपनी गति बनाए रखती है। और यहीं से गैलीलियो का वो क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है जिसे हम जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। ये चीजों की असली प्राकृतिक आदत है। वस्तुएं एक तरह से आलसी होती हैं। वे जो कर रही हैं बस वही करते रहना चाहती हैं, चाहे वो आराम करना हो या एक सीधी लाइन में चलते रहना। इसके बाद आते हैं सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गैलीलियो के इन विचारों को एक औपचारिक रूप दिया और अपने गति के पहले शक्तिशाली नियम में बदल दिया। हम इसे आलस्य का नियम भी कह सकते हैं। ये नियम बस यही कहता है कि कोई भी चीज अपनी स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर वो चल रही है तो वो उसी स्पीड और उसी दिशा में चलती रहेगी हमेशा। इस नियम का तर्क दो तरफा चलता है। अगर किसी चीज पर नेट फोर्स 0 है तो उसकी गति में कोई बदलाव नहीं होगा, और अगर उसकी गति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 ही होगा। एक टेबल पर रखी किताब को ही ले लीजिए, वो हिल नहीं रही, यानी उसकी गति में कोई बदलाव नहीं है। इसलिए हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि उस पर लगने वाला कुल बल 0 ही होगा। तो चलिए अब न्यूटन के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। अगर 0 फोर्स का मतलब 0 बदलाव है तो अगला सवाल बिल्कुल साफ है, जब कोई नेट फोर्स होता है तब क्या होता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें संवेग यानी मोमेंटम को समझना होगा। ये बस किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी का गुणा है। एक तेज आती हुई गेंद को पकड़ना एक धीमी गेंद से ज्यादा मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि उसका संवेग या मोमेंटम ज्यादा होता है। यही न्यूटन के दूसरे नियम का असली मतलब है। सीधे शब्दों में कहें तो बल संवेग में बदलाव लाता है। हम जितना ज्यादा बल लगाते हैं या जितनी ज्यादा देर तक लगाते हैं, संवेग भी उतना ही ज्यादा बदलता है।
और यहीं से फिजिक्स का सबसे मशहूर समीकरण F बराबर ma निकल कर आता है। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता, जो कि ज्यादातर मामलों में होता है, तो संवेग में बदलाव का नियम इस सरल रूप में बदल जाता है। ये दिखाता है कि बल, द्रव्यमान और गति में बदलाव यानी एक्सेलरेशन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। दूसरे नियम का एक बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल है आवेग या इम्पल्स। सोचिए, जब एक बल्ला किसी गेंद से टकराता है तो बहुत कम समय के लिए एक बहुत बड़ा बल लगता है। इस बल और समय के गुणनफल को ही आवेग कहते हैं और ये हमेशा गेंद के संवेग में आए बदलाव के बराबर होता है। अब आते हैं न्यूटन के तीसरे और आखिरी नियम पर। ये नियम हमें बताता है कि बल कभी अकेले नहीं आते, वे हमेशा दो चीजों के बीच होने वाले इंटरैक्शन से जोड़ों में पैदा होते हैं। ये लाइन हम सबने सुनी है, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, लेकिन इसका असली मतलब समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। इसे ऐसे समझना सबसे अच्छा है, एक्शन और रिएक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमारा हाथ दीवार पर एक बल लगाता है, ये हुआ एक्शन, तो उसी पल दीवार भी हमारे हाथ पर उतना ही और उल्टी दिशा में बल लगाती है, ये हुआ रिएक्शन। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, एक्शन और रिएक्शन बल हमेशा अलग अलग चीजों पर लगते हैं और इसीलिए वे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। हमारा हाथ दीवार पर बल लगाता है और दीवार हमारे हाथ पर। क्योंकि ये बल दो अलग अलग चीजों पर लग रहे हैं, वे एक दूसरे के असर को खत्म नहीं कर सकते। अब हम इस पूरे विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। जब न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम को एक साथ मिला दिया जाता है, तो वे यूनिवर्स के बारे में एक बहुत गहरा, मौलिक और खूबसूरत सच हमारे सामने रखते हैं। और वो सच है संवेग का संरक्षण। मतलब एक बंद सिस्टम में, जैसे कि दो बिलियर्ड गेंदों का टकराना, कुल मोमेंटम कभी नहीं बदलता। मोमेंटम एक गेंद से दूसरी में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन सिस्टम की कुल मात्रा टक्कर से पहले और बाद में हमेशा बराबर रहती है। ये प्रकृति के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। तो ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, अगर इसे न बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता, तो हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में जो इतनी सारी गति है, ये सब शुरू कहाँ से हुई? इस पर सोचिएगा जरूर।